HTML की सीरीज का सेकंड वीडियो है और इस वीडियो में हम जानेंगे कि HTML की हिस्ट्री क्या थी और कुछ हम पढ़ेंगे कि HTML में जो टैग यूज होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। बेसिकली जो हमारा लास्ट वीडियो था उसमें हमने बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ा था HTML के पेज के बारे में कि पेज जो होता है HTML का उसका बेसिक स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो आज की वीडियो में हम थोड़ी इसकी हिस्ट्री जान लेते हैं। तो जैसे कि इस इमेज में आप देख सकते हो मैंने लिखा हुआ है इसमें 1989 में ऐसा हुआ जी, 2017 तक ऐसा चल रहा था। तो ये तो एक्चुअली है एक एकेडमिक सिलेबस के अकॉर्डिंग, अगर किसी को HTML के रिगार्डिंग कोई पेपर देना है तो वो ये चीज़ें पढ़ सकता है, लेकिन हम जैसे लोगों के लिए ये ज़्यादा मायने नहीं रखता। हमें पढ़ना है कि भाई HTML के जो प्रीवियस वर्जन रहे हैं उनमें क्या चेंजेस थी, मतलब कि जो लेटेस्ट है उसमें से जो लेटेस्ट है वो सुपीरियर कैसे बना, और जो HTML के पुराने वर्जन थे उनमें क्या चीज़ें नहीं थी जो लेटेस्ट में है। तो सबसे पहले हम HTML की हिस्ट्री जानने से पहले थोड़ी सी इंटरनेट की हिस्ट्री के बारे में जान लेते हैं। तो जो इंटरनेट है वो एक्चुअली 1960s का आया हुआ है और उस टाइम पे ये हमारे मॉडर्न इंटरनेट जैसा नहीं था, क्योंकि उस टाइम पे इतना वाइड जो नेटवर्क है वो नहीं था। तो 1960s में जो उसका प्रोटोटाइप था, जो उसे आर्परनेट के नाम से भी जाना जाता है, वो मिलिट्री जो डिफेंस पर्सनल थे उनके द्वारा यूज़ किया जाता था डेटा ट्रांसफ़र के लिए उस टाइम के पीसीओ में या कंप्यूटर सिस्टम्स में। तो उसके बाद 1970s में इन्होंने जो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल होता है जिसको हम कहते हैं TCP, जो कि एक इंटरनेट प्रोटोकॉल है, उसको अडॉप्ट किया था। और लगभग 1983 में जो था उन्होंने फुल्ली फ्लेज तरीके से उसको अडॉप्ट कर लिया था और वो अब इसी नेटवर्क को यूज़ करने लग गए थे दूसरे नेटवर्क को ज्वाइन करने के लिए। और इसी तरीके से जो एक्चुअली वेब, जो इंटरनेट, मतलब एक्चुअली इंटरनेट हम कहते हैं वेब। तो वेब क्या होता है? वेब होता है एक जाला। तो ये इन्होंने क्या छोटे छोटे पीसेस को आपस में जोड़ जोड़ के एक बड़ा सा जाल बना लिया है। तो यही है इंटरनेट। और इसमें एक जो बंदा है हमारा टिम बर्नर ली, जिसका नाम है टिम बर्नर ली, इसको बहुत महत्व दिया जाता है क्योंकि भैया ये जो था बंदा, ये जाना जाता है जो हमारा मॉडर्न वेब है। पहले तो सिर्फ वो जो मिलिट्री वाले यूज करते थे आपस में ही, तो उसने ये जो मॉडर्न वेब बनाया है जिससे लोगों को भी इसी वेब से कनेक्ट होने का जो मतलब की फैसिलिटी मिले और वो एक दूसरे के साथ कनेक्ट होके जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए हमें, हम यहाँ पे हमें स्पेन की इन्फॉर्मेशन चाहिए भाई, वहाँ का वेब, वहाँ का वेब, वहाँ का वेब, सबका वेब कनेक्ट करके उसने हमारे साथ कनेक्ट किया, एक जो लार्ज इंटरनेट वेब बन गया। तो हम भाई कहीं की भी इन्फॉर्मेशन घर बैठे बैठे निकाल सकते हैं। तो यही है जो टिम बर्नर ली आया था, उसने एक्चुअली जो HTML का बेसिक है, मतलब कि जो इंटरनेट का आज का जो हमारा इंटरनेट है उसका जो बेसिक है इसी ने रखा है बंदे ने, इसलिए इसको जो कहा जाता है कि ये भाई ये इन्वेंटर है ये जो अपना इंटरनेट का। तो भैया इसने बनाया था साथ में एक W3C कंसोर्ट, मतलब ये है वर्ल्ड वाइड वेब जो हम कहते हैं WWW। तो ये वर्ल्ड वाइड वेब जो कंसोर्टियम है वो इसने बनाया भाई, क्योंकि इसने क्या किया कि भाई HTML तो चलो आ गई, ठीक है, वेब डेवलप करने के लिए HTML आ गई है, लेकिन जो अब फॉर एग्जांपल मैं हूँ यहाँ पर इंडिया में और दूसरा बंदा बैठा है कहीं फ्रांस में, अब हमें कैसे पता चलेगा भाई HTML कैसे लिखनी है? मैं यहाँ पर जो फॉर एग्जांपल पैराग्राफ एलिमेंट जो है हमारा, तो पैराग्राफ एलिमेंट के लिए मैं डालता हूँ यहाँ पर P टैग सिंपली, जो कि सही भी है। लेकिन भाई अगर स्पेन वाला जो बंदा बैठा है या फ्रांस वाला जो बंदा बैठा है वो चाहता है कि भाई मैं P टैग से मुझे भी पता नहीं चलता भाई P टैग से क्या हो रहा है, तो मैं कहता हूँ मैं पैराग्राफ ही लिखना चाहता हूँ। जो भी चीज़ जो टेक्स्ट है या जो भी कंपोनेंट मैं लिखना चाहता हूँ, अगर वो एक पैराग्राफ है तो मैं उसको पैराग्राफ नाम के टैग से करूँगा कि हाँ जी ये टैग है पैराग्राफ जी, ये एंडिंग टैग हो गया पैराग्राफ, बीच में जो हमारा टेक्स्ट लिखा है उसका पैराग्राफ ले लो इंस्टेड ऑफ P जो कि सच में है। तो ऐसा कहीं ऐसी जो मिसमैच कहीं आगे फ्यूचर में ना हो जाए, इसलिए उन्होंने एक स्टैंडर्ड बनाया था HTML का, जिसको ये W3C जो हम कहते हैं WWW, तो वर्ल्ड वाइड कंसोर्टियम। ये जो टिम बर्नर जिसका फाउंडर है, तो ये उन्होंने इस्टेब्लिश किया कि जो HTML का स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए कि भाई हम ऐसा जो एक बेसिक स्टैंडर्ड रखेंगे और सारी दुनिया को यही स्टैंडर्ड फॉलो करके HTML पेज बनाने हैं, ताकि जो वेब ब्राउजर है डिफरेंट डिफरेंट टाइप के वो इनको रेंडर कर सके और सेम रिजल्ट दिखा सकें। अगर फ्रांस वाले बंदे ने भी लिखी हो या मैंने लिखी हो या आपने लिखी हो, लेकिन वो सेम तरीके से डिस्प्ले हो, वेब ब्राउजर को पता हो, जो वेब ब्राउजर को पता हो कि भाई जो पैराग्राफ मैंने शो करना है वो P एलिमेंट में ही आएगा, मतलब P टैग में ही आएगा,
किसी और नाम के टैग में नहीं आएगा। इसलिए उन्होंने एक स्टैंडर्ड सेट किया, भाई अगर पैराग्राफ लिखना है तो उसको बी टैग में लिखना है, अच्छा बोल्ड करना है तो उसको बी टैग में लिखना है, इस तरीके से उनको पता चलेगा। तो उन्होंने भाई एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया है। तो उसके बाद जो डिफरेंट डिफरेंट वर्जन की बात करेंगे हम, तो बेसिकली हम पढ़ेंगे कि HTML के कुछ ज़्यादा स्ट्रीम में नहीं घुसेंगे। बेसिकली हम ऊपर ऊपर वाला कंसेप्ट पढ़ेंगे भाई क्या क्या मॉडिफिकेशन हुई डिफरेंट वर्जन्स में। तो जो फर्स्ट वर्जन था हमारा HTML का, वो बिल्कुल बेसिक था, जिसमें आप सिंपली एक वेब पेज डिजाइन कर सकते थे। और वहाँ पर जो हमारा जो स्टाइलिंग वगैरह का जो कंसेप्ट है उस टाइम पे नहीं था, ठीक है, मतलब कि आप उसमें स्टाइल नहीं दे सकते थे। तो जो कि जैसे HTML जो हमारा लेटेस्ट है, हम उसमें स्टाइलिंग जो कंसेप्ट है वो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। CSS जो है वो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है उसमें। हम क्योंकि पेज को एकदम अट्रैक्टिव दिखाने के लिए हम बहुत ज़्यादा उसमें स्टाइल यूज़ करते हैं। तो जो बेसिक मॉड्यूल था, जो HTML जो 1.0 था, उसमें स्टाइलिंग का कंसेप्ट बिल्कुल भी नहीं था। तो उसके बाद आ जाता है हमारा HTML 2.0। तो जो HTML 2.0 था वो डेवलप हुआ था अराउंड 1995 में। तो ऐसा था कि जो HTML जो 1 था उस टाइम पे W3C नहीं था, ठीक है। तो जब HTML 2 आया तब, क्योंकि जैसे उसको पता चला भी अब HTML जैसे कि डेवलप हो गई, और उनको वही लगा कि भाई अब स्टैंडर्ड मेंटेन करने की ज़रूरत है, इसलिए इन्होंने फिर W3C को बनाया कि भाई अब तो बनाना पड़ेगा, नहीं तो कोई भी कुछ भी लिखना स्टार्ट कर देगा तो पंगा बन जाएगा आगे जाके, इसीलिए। तो इस तरीके से उन्होंने फिर W3C की जो है फॉर्मेशन भी उसी टाइम पे हुई थी। तो वहाँ पर जो सेकंड वर्जन था उसमें जो मेनली जो चीज़ आई थी नई, वो था कि जो हम HTML में फॉर्म यूज़ करते हैं आज की डेट में, तो वो फॉर्म जो एलिमेंट था वो ऐड हुआ था HTML 2 वर्जन में, जब HTML 2 वर्जन आया था। और जो पुराने टैग थे उनको भी थोड़ा सा मॉडिफाई किया गया था, लेकिन कोई नया कुछ और जानने वाला नहीं है इसमें। तो उसके बाद आता है HTML वर्जन 3.2। HTML वर्जन 3 नहीं आया, सीधा 3.2 आया। एक्चुअली 3 भी आता, लेकिन क्या था कि जब जो उन्होंने स्टैंडर्ड मेंटेन करने की बात की थी, जो उन्होंने W3C बनाया था HTML वर्जन 2 में, तो लोगों ने बाकी लोगों ने भी HTML में जो डेवलपमेंट की थी तो उन्होंने वो मानी नहीं, और इसलिए सीधा 3.3 की जगह सीधा 3.2 आया, जो बाकी थोड़ा बाद में आया, कोई अराउंड 1997 में ये आया था आपका 3.2। तो इसमें क्या था कि जो HTML के जो पुराने टैग थे उनमें और एट्रीब्यूट वगैरह उन्होंने जोड़े, मतलब उनको और मॉडिफाई किया, प्लस इन्होंने HTML 3.2 में ही हमारी जो CSS जो स्टाइलिंग शीट्स होती हैं, कैस्केडिंग स्टाइलिंग शीट, वो जो थी वो यूज़, मतलब CSS जो है वो यूज़ होने लगा HTML को मॉडिफाई, मतलब कि अट्रैक्टिव बनाने के लिए। तो उसके बाद बारी आती है वर्जन 4.0 की, सॉरी वर्जन 4.0 में क्या था जी, जो CSS था पहले हम लिख रहे थे सिर्फ HTML के पेज के अंदर ही। तो अगर हमें बहुत ज़्यादा चीज़ों को स्टाइल करना होता था तो हमें ढेर सारा CSS का कोड ही ऊपर जो है टैग होता है, तो स्टाइल जो हमारा टैग है उसके बीच में लिखना पड़ता था, जिससे क्या होता था कि जो प्रोसेस था, मतलब कि जो पूरा पेज था बहुत ही ज़्यादा लेंथी हो जाता था। और इसके साथ जो सिर्फ HTML पेज के बीच में ही हमारा सारा स्टाइल पड़ा हुआ है, वो कोड भी बीच में ही पड़ा हुआ है। तो जब वर्जन 4.0 आया तो उसमें क्या हुआ कि उन्होंने कहा कि कुछ ऐसा तरीका किया जाए कि जो स्टाइलिंग जो कंपोनेंट है हम उठा के दूसरी सेपरेट शीट में रख दें, ताकि अगर बंदे को ज़रूरत है उस स्टाइल की तो वो अपनी सिंपल उस शीट का रेफरेंस दे दे कि भाई जो आपको हमारे HTML पेज में स्टाइल यूज़ होना है वो उस शीट से यूज़ कर लो। तो सिंपल एक लिंक डाल दे, तो जो जो ये हमारी एक्सटर्नल CSS फाइल जो आज हम यूज़ करते हैं, तो वो कंसेप्ट आया था हमारे HTML 4.0 में। और भी बहुत डेवलपमेंट हुई थी, जैसे कि उसमें था कि अभी जो हमारा जो फॉर्म टैग, सॉरी फ्रेम टैग है, तो फ्रेम टैग जो था वो भी सपोर्ट करने लग गया था इस टाइम पे। तो उसके बाद सीधा आते हैं हम अपने वर्जन 5 पे, जो 5.2 आजकल लेटेस्ट चल रहा है। तो लेटेस्ट वर्जन में आपको पता ही है ये क्या क्या सपोर्ट करता है। बहुत ऐसे कंपोनेंट हैं जो 4.0 में सपोर्ट नहीं करते थे और 5 में करते हैं, क्योंकि जैसे अपना ऑडियो वीडियो टैग जो है ये हमारे जो HTML 5 के हैं वो HTML 4 के नहीं हैं। तो और भी हैं, जैसे कि आजकल सिमेंटिक टैग निकले हैं
फॉर डिफाइनिंग HTML पेजेस, जिसमें तुम्हारा हेडर सेक्शन होता है, नेविगेशन सेक्शन होता है, साइड सेक्शन होता है। तो ये सारे जो टैग्स हैं वो HTML5 के हैं। तो जो HTML4 में अगर आप लिखते हो हमारी कोडिंग या जो भी अपना पेज बनाते हो HTML4 में, तो ये जो टैग्स हैं वो वहाँ पर सपोर्ट नहीं करेंगे। और कुछ ऐसे टैग्स हैं जो 4.0 में थे लेकिन 5 में नहीं है, लेकिन उनको रिप्लेस किया गया है नए टैग से। तो ये था जो बेसिक हमारा हिस्ट्री जो हमारी HTML की। तो देखो भाई, जिसने करनी है प्रोग्रामिंग उसको इतनी हिस्ट्री जानने की वैसे ज़रूरत नहीं है जो कि एकेडमिक्स में जानने की जरूरत है। कि अगर आपको कोई पेपर शेपर देना है तो आप तब वो सारा पढ़ सकते हो भाई, हाँ जी 1988। तो आपको कुछ ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भाई हमको करनी है प्रोग्रामिंग, हमको कुछ पेपर शेपर नहीं देना है एकेडमिक्स का। तो हमने जान लिया कि भाई बेसिक बेसिक क्या था। उसके बाद हम आ जाते हैं टैग्स के बारे में जानने के लिए कि भाई HTML में टैग्स क्या होते हैं। तो भैया जो HTML के टैग्स होते हैं, सबसे पहले तो हमने टैग लिखना कैसे है, टैग होता क्या है। तो टैग, जैसे मैंने लास्ट में आपको, जो लास्ट वीडियो था मेरा, उसमें मैंने आपको बताया था कि जो एक्चुअली जो HTML है वो एक मार्कअप लैंग्वेज है और वो हर एक चीज़ को मार्क करती है। और मार्क करने के लिए वो यूज़ करती है टैग्स, कि हमें जो वेब पेज है या वेब ब्राउज़र है उसको पता चले इन टैग्स के द्वारा कि भाई जो बीच में कंपोनेंट हमने लिखा है वो क्या है, एक पैराग्राफ है, इमेज है, या जो भी उसको इन्फॉर्मेशन रेंडर करनी है वो इन टैग्स के इनको टैग्स को देख के वो मतलब कि इसको रेंडर करेगा। तो जो एक टैग है उसको लिखने का सही तरीका और एक ओनली तरीका HTML में यही है कि आपको खोलना है एक एंगुलर ब्रैकेट, जो कोई हम कह सकते हैं इसको एक जो लेस देन का साइन होता है। और उसके बाद आपको जो भी टैग का नाम है, फॉर एग्जांपल हम कर रहे हैं एक ऑडियो टैग, तो हमने जो ऑडियो टैग के लिए जो स्टैंडर्ड सेट है तो वो है एक ऑडियो लिखना है हमें। और उसके बाद हमने डालनी है एक क्लोजिंग एंगुलर ब्रैकेट, जिसको हम कह सकते हैं ग्रेटर देन का सिंबल। तो भैया ये होता है एक टैग लिखने का तरीका। और हमें जो भी हम टैग, जैसे ये हो गया कि ये जो टैग हमने लिखा ये है एक ओपनिंग टैग, तो इसको हमको क्लोज भी करना पड़ता है, जिसके लिए हमें सेम टू सेम टैग लिखना है। लेकिन जो हम फर्स्ट सिंबल लिखेंगे ना अपना, ये लेस देन का जो एंगुलर ब्रैकेट खोलेंगे हम अपनी, उसमें हमने लगाना है एक बैकस्लैश का साइन, और उसके बाद वही टैग का नाम लिख के ग्रेटर देन का साइन, जो क्लोज करनी है हमने एंगुलर ब्रैकेट। तो ये टैग बन जाएगा क्लोजिंग टैग, जिसमें बैकस्लैश लगा होगा। तो यही दो टैग यूज होते हैं, एक ओपनिंग टैग होता है, एक क्लोजिंग टैग होता है। कई ऐसे कंपोनेंट भी होते हैं जिनमें हमें क्लोजिंग टैग नहीं चाहिए होते हैं, तो उनके बारे में हम आगे पढ़ते हैं। तो भैया जो ये तो मैंने बताया कि टैग क्या होते हैं। तो कहीं के लोग पूछते हैं सिंटैक्स, सिंटैक्स क्या होता है भाई। सिंटैक्स लेके पानी की टैंकी भी आती है, लेकिन वो पानी की टैंकी नहीं है। तो सिंटैक्स होता है राइट वे ऑफ राइटिंग टैग, ठीक है ना। जो सही तरीका होता है टैग्स को लिखने का उसको बोलते हैं सिंटैक्स। तो उसके बाद हम अपने टैग पे आ जाते हैं कि भाई टैग कितने टाइप के होते हैं। तो ऐसे तो टैगों को डिफरेंट मतलब उनकी फंक्शनैलिटीज़ के ऊपर बहुत से कैटेगरी में बांटा है। फॉर्मेटिंग टैग, ये टैग, वो टैग, फलाना ढिंकाना, हम वो नहीं पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे भाई जो हमें काम में आने हैं, जो हमें पता होने चाहिए, ठीक है। तो एक आते हैं कंटेनर टैग और एक आते हैं एम्प्टी टैग, काम खत्म, सीधी सी बात है। कंटेनर टैग वो होते हैं जिनको ओपनिंग और क्लोजिंग टैग दोनों चाहिए, ठीक है। और बीच में उनका एलिमेंट जो भी लिखना होता है, हमारा टेक्स्ट वगैरह जो इन्फॉर्मेशन देनी है वो बीच में आता है। और एक आता है एम्प्टी टैग। एम्प्टी टैग वो होते हैं जिनको सिर्फ क्लोजिंग, जो उनका जो क्लोजिंग टैग होता है वो चाहिए नहीं होता, वो खुद सफिशिएंट होता है अपने लिए भाई, उनको और कुछ भी नहीं चाहिए।